आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान ने कश्मीर के आम लोगों को निशाना बनाने और भारतीय सुरक्षा बल के खिलाफ उन्हें भड़काने की साजिश रची थी। आतंकियों को एनकाउंटर से बचाने और आम लोगों का कत्ल करने के इरादे से आईएसआई ने खूनी प्लान तैयार किया था, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की इस घिनौनी साजिश को नाकाम कर दिया। जब पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में दहशत फैलाने वालों का दांव उल्टा पड़ने लगा, जब पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकी मौत के घाट उतारे जाने लगे, जब आतंकिस्तान की आतंक नीति हिंदुस्तान की सेना के शौर्य के सामने घुटने टेकने लगी, तो बाजवा की बुजदिल फौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सिर घूम गया। पाकिस्तान की हुकूमत हैरान परेशान हो गई और बौखलाहट में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने कश्मीर की आम जनता को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दवाई दुकानदार को मारा गया, गोलगप्पे बेचने वाले को मारा गया, शिक्षकों को मारा गया, ट्रैवल एजेंट को मारा गया। निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारकर आतंकियों को लगा कि उन्होंने अपना बदला ले लिया, लेकिन बदले की बारी तो भारतीय सेना की थी। भारतीय सेना ने ऐसा पलटवार किया कि पीओके के आतंकी कैंपों में सनसनी फैल गई। आतंक के आका परेशान हो उठे। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस दौरान एक और साजिश भी रची थी। इस साजिश के मुख्य किरदार थे पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान की सरजमी से कश्मीर में दहशत फैलाने का काम करने वाले आतंकी संगठन और आतंकी संगठनों के इशारे पर काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ने में जुटी हुई थी, तो पाकिस्तान के दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। पाकिस्तान को पता था कि भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट कोरोना काल में भी लगातार जारी रहेगा, लिहाजा पाकिस्तान ने एक ऐसी साजिश रची जिसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि कश्मीर की आवाम ही थी। न्यूज 18 की तहकीकात और भारत की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के बाद इस बात का पता चला है कि आईएसआई आतंकियों को बचाने के लिए कश्मीर की जनता को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। आईएसआई मुठभेड़ में मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या को कम करने के लिए कश्मीर के लोगों को रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। आईएसआई ने अपनी साजिश के तहत कश्मीर घाटी में मौजूद अपने OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर को यह हिदायत दी थी कि अगर किसी भी जगह पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है तो उस इलाके में मौजूद आम कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए। आईएसआई ने एनकाउंटर साइट पर मौजूद कम से कम 10 लोगों को मारने का हुक्म दिया था, जिसका मकसद यह था कि ऑपरेशन के बाद वहां के लोगों को सुरक्षा बल के खिलाफ भड़काया जा सके, एक बार फिर पत्थरबाजी का दौर शुरू कराया जा सके, जिससे कश्मीर की जनता और सुरक्षा बल आमने सामने आ जाए। आम आदमियों को एनकाउंटर जहां होता है वहां मरवाए, जिससे ये आम आदमी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के बरखिलाफ उनका आक्रोश हो और जबरदस्त जुलूस निकाला जाए और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। ये ना लोग सोचे कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की ओर या फिर टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान न दे करके किसी प्रकार से भी सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए और एक प्रकार से जो इस तरह के लोग हैं जो उनकी जो मैं कहूँगी संख्या जो है बहुत कम है, लेकिन एक तरीके से आक्रोश पैदा किया जाए। आईएसआई ने अपनी तरफ से तो फुल प्रूफ साजिश रची थी, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग गई। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। खूंखार आतंकियों का एनकाउंटर बदस्तूर जारी रहा और किसी भी एनकाउंटर साइट पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई। हालांकि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में आम लोगों का नुकसान भी होता है, लेकिन वो नुकसान
पहले के मुकाबले कहीं कम हो गए। साल 2018 में सेना के ऑपरेशन के दौरान क्रॉस फायरिंग में 24 स्थानीय लोगों की मौत हुई थी और 49 घायल हुए थे, जबकि इस साल 2021 में एनकाउंटर के दौरान क्रॉस फायर में महज 2 नागरिकों की जान गई और 2 को ही मामूली चोट आई। पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकी संगठन कश्मीर की आवाम को इन्हीं आंकड़ों के जरिए भारतीय सुरक्षा बल के खिलाफ बरगलाना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़ के दौरान न सिर्फ आम लोगों की जान जाने की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, बल्कि सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को कश्मीर की जनता ने भी अपना समर्थन दिया, जिसकी वजह से कई इनामी आतंकी मारे गए और आतंकिस्तान की आतंक नीति धराशायी हो गई। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2018 में आतंकियों ने कुल 318 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन साल 2021 में ऐसी 121 घटनाएं ही रिपोर्ट की गई। वहीं साल 2019 में पत्थरबाजी की 202 घटनाएं सामने आई थी, जबकि इस साल सिर्फ 39 रिपोर्ट हुई है। मतलब साफ है, पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द इस साल आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में बहुत हद तक नाकाम हुए हैं। तो वहीं सेना के ऑपरेशन की जगह पर ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से लोगों की भीड़ जुटाना और फिर पत्थरबाजी करवाकर ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिशों में भी जबरदस्त कमी आई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑल आउट ऑपरेशन के द्वारा जिस प्रकार से आतंकी मारे जा रहे हैं और आतंकी संगठनों के ऊपर जबरदस्त दबाव आ रहा है और ओजीडब्ल्यूज के ऊपर भी जबरदस्त दबाव है, और वो आम आदमियों के बीच जिस प्रकार से वो एक बिल्कुल ही आम नागरिक बन करके घूम रहे थे और आतंकी संगठनों का आकर काम कर रहे थे, उसके ऊपर जबरदस्त दबाव आया है। इसलिए अब पत्थरबाजी में बहुत कमी आई है, ना के बराबर पत्थरबाजी हो चुका है कश्मीर घाटी के अंदर, और लोकल रिक्रूटमेंट में भी जबरदस्त गिराव देखने को मिल रहा है। कश्मीर ने अब आतंक का तिरस्कार कर विकास का रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब ना तो आम लोगों के घरों में आतंकियों को छिपने की जगह मिलती है, ना ही आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते हैं, और न ही आतंकी संगठनों को नए कमांडर मिल रहे हैं। घाटी के लोग आतंकवाद, आतंकी और उनके एजेंडे को पूरी तरह से नकारते दिख रहे हैं। और अब बात भारत के पराक्रम की। भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए मुस्तैद है। भारत की सेना हर मोर्चे पर तैनात है, लेकिन अब सेना के बल को भीष्म शक्ति में तब्दील करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसा सैटेलाइट तैयार कर रहा है जो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ उस पर हमले का समय मुकर्रर कर सकेगा। देखिए भारत का यह सैटेलाइट वाला सुरक्षा कवच कितना अभेद्य है। अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करने के लिए चीन जल, थल और नभ के साथ अंतरिक्ष में भी पैर पसार रहा है। हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चीन ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। लिहाजा चीन को काबू में रखने के लिए भारत ने भी एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया जिसे भेदना आसान नहीं होगा। भारत आसमान से चीन की चालबाजियों पर नजर रखने और वक्त रहते उसकी साजिशों को नाकाम करने के लिए एक सैटेलाइट विकसित कर रहा है। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में नहीं बल्कि आसमान में तैनात रहेगा और चीन की हर हलचल की खबर देता रहेगा। दुनिया में सैटेलाइट के प्रक्षेपण का रिकॉर्ड बना चुका भारत अब एक ऐसा
सूडो सैटेलाइट तैयार करने में जुटा है, जो कि तकनीक की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। खास बात तो ये है कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी नए स्टार्टअप और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इस सूडो सैटेलाइट को तैयार कर रहे हैं। इस सैटेलाइट के जरिए न सिर्फ निगरानी करना आसान होगा, बल्कि भविष्य में ड्रोन के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में भी ये बेहद कारगर साबित होगा। भविष्य की लड़ाई तकनीक से ही लड़ी जानी है। दुनिया के तमाम देश ऐसे उपकरण तैयार करने में जुटे हैं जिनसे न सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमताओं में इजाफा हो, बल्कि दुश्मन की हर एक गतिविधि का पता चलता है। चीन भी चोरी की तकनीक से अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। लिहाजा भारत अपनी स्वदेशी तकनीक के जरिए सेना के हाथ मजबूत करने में जुट गया है, जिसका नमूना है आसमान में उड़ान भरता ये सूडो सैटेलाइट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो ये अभी डेवलपमेंट फेज में है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 साल में इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये एक बार उड़ान भरने के बाद 24 घंटे में 70,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और वहां से करीब 200 किलोमीटर के दायरे में छोटी गतिविधि पर भी नजर रख सकेगा। चूंकि ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है, तो दिन में सूरज की रोशनी से अपनी उड़ान को जारी रखेगा और रात को दिन भर में सोलर एनर्जी से चार्ज हुई बैटरी के जरिए अपने काम को 24 घंटे लगातार कर पाने में सक्षम होगा। ये 3 महीने तक किसी भी इलाके में तैनात रहकर वहां की हर जानकारी उपलब्ध कराएगा। सूडो सैटेलाइट एक स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर पर काम करेगा, यानी कि सामान्य सैटेलाइटों की तरह पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि जहां जरूरत होगी इसकी तैनाती की जा सकेगी। तो फिलहाल इस सूडो सैटेलाइट का जो प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है, उसकी लागत करीब 700 से 800 करोड़ के बीच होगी। लेकिन एक बार ये प्रोटोटाइप तैयार हो गया और इसके सैन्य इस्तेमाल के लिए जब इसका प्रोडक्शन होगा, तो इसकी कीमत कम हो सकती है। भारत भी अपनी स्पेस की क्षमता को इस दिशा में बढ़ाने के लिए तरीके से काम कर रहा है और इसी दिशा में एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे शॉर्ट में HAPS भी कहते हैं। HAPS स्ट्रेटोस्फीयर में स्थापित होकर काम करता है, यानी कि इसकी हाइट जमीन से कम 65,000 फीट होती है। यह सोलर पावर्ड इनेबल्ड होता है और जिसकी वजह से एडिशनल एनर्जी सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक बार लॉन्च कर देने के बाद यह कम से कम 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक काम कर सकता है। फिलहाल सूडो सैटेलाइट की इस तकनीक पर भारत समेत सिर्फ 3 देश ही काम कर रहे हैं। एक है अमेरिका और दूसरा है फ्रांस। तो आपको बता दें कि HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAL के कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स का हिस्सा होगा। सूडो सैटेलाइट सीधे मदरशिप तक जानकारी भेजेगा, जिसके बाद कैट्स यानी कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देगा। कैट सिस्टम 3 अलग-अलग ड्रोन के साथ एक फाइटर जेट से ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब ये कि सूडो सैटेलाइट से मिली जानकारियों के आधार पर सेना के फाइटर जेट और ड्रोन उड़ान भरेंगे, दुश्मन की रेकी करेंगे और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकेंगे। कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम के वॉरियर, हंटर और अल्फा दुश्मन को चित कर देंगे। जानकारी के मुताबिक कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम से देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस और युद्धक ड्रोन की मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी। टेक्निक के आ जाने के बाद में एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने साथ स्वार्म ड्रोन्स के कई ड्रोन्स साथ में ले जाएगा और वो और सारे सहायक रोल के काम, चाहे एयर डिफेंस के हों, EW के हों या एनिमी के एरिया को पूरी तरह सेचुरेट करने का काम है, वो सारा काम करेंगे और ये फाइटर एयरक्राफ्ट अपने मुख्य मिशन को आसानी से पूरा कर पाएगा। इस कैपेबिलिटी का ज़्यादा फायदा तब मिलता है अगर मौजूदा स्थिति देशों की ऐसी है कि IB, LC या LAC को क्रॉस करने की नौबत नहीं बन पा रही है।
जब भी किसी सैन्य मिशन की शुरुआत की जाती है तो फाइटर जेट कई टीमों में जाते हैं, लेकिन भविष्य की लड़ाई के लिए भारत जो तकनीक विकसित कर रहा है उसमें लड़ाकू विमानों के साथ ड्रोन की टीम भी मिशन पर भेजी जा सकती है और सारा जोखिम वाला काम ड्रोन ही करेंगे। मतलब ये हुआ कि चीन के लिए भारत के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे पाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सैन्य तकनीक के मामले में चीन को भारत से तगड़ी चुनौती मिलने वाली है।